में हम लोग आगे देखेंगे। स्पेशली हमने बहुत सारा कंप्लीट कर लिया था, तो यहाँ से हम लोग आगे चीज़ों को देखेंगे, ठीक है ना। इससे पहले वीडियो में मैंने जो है वो 69 नंबर तक आपका कर लिया था। आज हम लोग 70 नंबर से देखेंगे और कोशिश करेंगे इसको आज कंप्लीट कर ले। और एंशिएंट हिस्ट्री से यानी आपका प्राचीन भारत से जितने भी आपके प्रश्न आए हैं, तो इसको हम लोग देख रहे हैं। अभी ये आपका सेकंड वीडियो हो जाएगा। आज मैंने एक कल भी वीडियो आपको अपलोड कर दिया था, तो प्लीज़ आप उसको वॉच कर लीजिएगा। उसमें 1 से लेके 69 तक का दिया हुआ है, पार्ट 1 करके होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे पार्ट सेकंड को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चलिए देखते हैं हम लोग पार्ट सेकंड को। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उदंतपुरी आपका क्या है, तो शिक्षा केंद्र निम्न में से आपका किस राज्य से आपका अवस्थित है। तो आपका किस राज्य में है, तो स्पेशली ये बिहार में है। कौन सा, तो आपका उदंतपुर जो है आपका, उदंतपुरी नहीं उदंतपुर है यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग हमेशा प्रोनाउंस करते हैं ना उदंतपुरी, तो यही रीज़न की वजह से हम लोग भूल जाते हैं। उदंतपुर जो है वो आपका, जिसे उदनापुर भी कहा जाता था, प्राचीन काल में एक आपका प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। यह जो है बिहार राज्य में अवस्थित था और उसकी स्थापना जो है पाल वंश के प्रथम शासक जो हुए गोपाल ने की थी। किसकी, तो उदंतपुर की। कर्नाट वंश के संस्थापक किसको कहा जाता है, तो ये नान्यदेव जी को कहा जाता है। तो आपका 71 का ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिटेल देख लेते हैं। कर्नाट वंश के संस्थापक जो नान्यदेव जिनका टाइम पीरियड 1097 से लेकर के 1098 ईस्वी थे, ठीक है। वे एक क्या थे, तो महान योद्धा थे। नान्यदेव ने आपका क्या किया कि कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया था। किसने, नान्यदेव ने बनाया था। कर्नाट वंश का शासन जो है आपका 1097 से लेकर के 1325 से आपका टाइम पीरियड है, ठीक है। ये दो बार 25 क्यों लिखा है, शायद मिसपेल्ट हो चुका है, ठीक है। तो 1097 से लेकर के 1325 ईस्वी तक है। और मिथिला का ये क्या था, तो आपका स्वर्ण युग कहा जाता था। आपका 1097 से लेकर के आपका क्या था, तो 1325 के आपका टाइम पीरियड को क्या कहा जाता था, तो स्वर्ण युग कहा जाता था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था, तो हरि सिंह थे, ठीक है। तो 72 का ही हो जाएगा। कर्नाट वंश के अंतिम शासक जो हैं हरि सिंह देव थे। ये आपके कला और आपके साहित्य के संरक्षक थे। इन्होंने पंजीकरण व्यवस्था की शुरुआत की थी, ठीक है। तो स्पेशली हमने देख लिया हरि सिंह से रिलेटेड। आगे बताया जा रहा है कि 73 नंबर प्रश्नों में किस काल में अछूत की अवधारणा आपका क्या होती है कि स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी। तो ये आपका स्पेशली धर्म शास्त्र के समय में होता है। 73 का डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। धर्म शास्त्रों के समय में आपका 4 वर्णों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और आपका शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियाँ एवं आपका यथा क्या था, अनेक जातियाँ थी। जैसे आपका क्या, अम्बस्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का विवाह जो है अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप हो गया था। पाणिनि ने जो है आपका 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, एक निर्वसित और अनिर्वसित। इनमें जो है, इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही जो अस्पृश्य कहे माने जाते थे, ठीक है। इनमें पहले प्रकार का यानी ये वाले, ठीक है। यहाँ पे 74 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। तो कहा जा रहा है क्या, क्योंकि कनिष्क के शासनकाल में जो है बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो ये किस नगर में की गई थी, तो ये स्पेशली काश्मीर नगर में किया गया था और ये चौथा वाला था, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम आपका संगीति जो है कुषाण शासक कनिष्क के राजकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई। इसकी अध्यक्षता जो है वो वसुमित्र ने की थी और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। यहाँ जो है वो बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया और आपका प्रत्येक आपका पिटक पर भाष्य लिए गए, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि कनिष्क ने जो है आपका ने अपने ताम्र पत्रों पर खुदवा करके क्या किया कि कनिष्क ने इन्हें ताम्र पत्रों पर खुदवा कर के स्तूप में रखवा दिया था, ठीक है। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाषाओं को विभाषा शास्त्र कहा जाता है। आगे बताया जा रहा है कि उल्लेखनीय है कि पहले बौद्ध संगीति
बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद आपका राजगीर के सातकर्णी आपका सतपर्णी गुफा में हुआ था। इस समय जो है मगध का शासक अजातशत्रु था और उसकी अध्यक्षता में जो है महाकश्यप ने आपका की थी। ठीक है, महाकश्यप की पहली अध्यक्षता के द्वारा किया जाता है, यानी प्रथम बौद्ध संगति जो है वो अध्यक्षता करते हैं महाकश्यप जी। दूसरा आपका द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के समय में होता है और अब बुद्ध की मृत्यु के आपका लगभग 100 वर्ष बाद जो है वैशाली में होता है सेकेंड वाला। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य सावक मीर यानी सर्वकामिनी थे। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें, यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप जी थे, तो ए हो जाएगा, बी हो जाएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो पहली बौद्ध संगति हुई कहाँ पे हुई थी? तो ये राजगीर हो गया। ठीक है, राजगीर या राजगीर दोनों एक ही हैं। ठीक है, प्रोनाउंस करने का अंतर है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपका क्या था? तो राजगीर में, आपका बी हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि आपको बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उससे संबंध आपके 4 स्थानों का नीचे उल्लेख बताए गए। यह 2 स्तंभों आपका क्या है 1 और 2 में अंकित है। आपको उनका क्या करना है? सुमेल करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो जन्म कहाँ हुआ था? तो आप जानते हैं कि जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था ना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम। यहाँ पे क्या होता है? जन्म होता है 1 2 3 4। ठीक है ना, करके देख लेते हैं। जन्म जो है लुम्बिनी में हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके अलावा ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था उनको? तो ज्ञान प्राप्ति जो है बोधगया में होता है, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है प्रथम प्रवचन कहाँ देते हैं? तो आपको 1 में हो जाएगा, सारनाथ में। निधन जो है वो कुशीनारा में यानी कुशीनगर में होता है, तो 4 हो जाएगा। 3 2 1 4 है, 3 2 1 4 है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म जो है वो आपका 563 ईस्वी पूर्व में आपका कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। बोध गया में जो है वैशाख पूर्णिमा की रात को जो है उन्हें ज्ञान प्राप्त हुई और काशी के ऋषि पत्तनम यानी आपका सारनाथ में जो है उन्होंने क्या किया कि प्रथम आपका जो है उपदेश, उसके अलावा जो है प्रथम उपदेश यानी धर्मचक्र प्रवर्तन दिया एवं आपका जो है कुशीनगर में उनका जो है निधन हुआ, जिसे जो है बौद्ध साहित्य में आपका महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है ना, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बोध गया में किसे जो है ज्ञान प्राप्त हुई थी? तो गौतम बुद्ध को हुआ, तो 79 का बी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि 80 नंबर प्रश्न में कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, कहाँ बनाया गया था? तो ये आपका गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो आपका 80 का बी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि बोध गया में 6 वर्ष की साधना के बाद जो है 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल वृक्ष के निकट क्या होता है कि आपका पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इस स्तर पे अगर बात करें तो मंदिर का निर्माण जो है सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी यानी BC में प्रारंभ किया, परंतु इसका जो है वर्तमान स्वरूप 5वीं से 6ठी शताब्दी से आपको निर्मित है। यह आपका जो यह मंदिर पूरी तरह से ईंटों से निर्मित है और ये जो है 2002 में क्या होता है कि यूनेस्को द्वारा यह विश्व धरोहर स्थल बना। ठीक है ना, गौतम 81 नंबर प्रश्न को देखिए। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम कहाँ उपदेश दिया था? तो ये स्पेशली सारनाथ में देते हैं भगवान बुद्ध जी, तो 81 का 2 हो जाएगा सारनाथ। बी देख रहे हैं आप, यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है वो ऋषि पत्तनम या फिर आपका मेघदाव यानी सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया था। ठीक है, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है 82 नंबर प्रश्नों में कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में मिला था? तो कनिष्का के टाइम इनको आपका क्या मिलता है? तो आपको एक देवता का रूप मिलता है। ठीक है, कनिष्क के डिटेल देख लेते हैं। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न बौद्ध चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक 2 स्पष्ट एवं आपका स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। किसके समय? कनिष्का के समय। क्या होता है कि महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ जो है अनेक बौद्धिसत्वों की भी आपकी पूजा प्रारंभ हुई। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा
83 प्रश्न में बोला जा रहा है ईसा पूर्व 6ठी सदी में जो विश्व का प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ थी, तो ये आपकी स्पेशली वैशाली में थी। 83 का ये हो जाएगा। ईसा पूर्व आपका 6ठी सदी में जो है विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था वैशाली में थी। वस्तुतः 6ठी सदी में जो है जहाँ आपका महाजनपदों में राजतंत्र शासन व्यवस्था थी, वहीं वज्जी व मल्ल नामक 2 राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। वज्जी 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें आपका वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक क्या थे, तो आपके शक्तिशाली थे। ठीक है, 16 महाजनपदों की सूची कहाँ मिलती है, तो अंगुत्तर निकाय में हो जाएगा, बी हो जाएगा। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में जो है 16 महाजनपदों की आपकी सूची उपलब्ध है। इन्हें 16 जनपद कहा गया है। ये आपका अंग हो गया, मगध हो गया, काशी हो गया, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज है। इन सभी आपका महाजनपदों में जो है वो में एकमात्र महाजनपद अश्मक जो है साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत में स्थित है। जनव सब सूत्र में जो है आपका केवल 12 राज्यों के नाम ही आपका मिलते हैं। जनव जनवशब, ठीक है, ये प्रोनाउंस मैं कर रही हूँ, एक तरह का शुद्ध है ये, ठीक है ना। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में जो है 16 महाजनपदों की सूची मिलती है और आगे बताया जा रहा है क्या कि 16 मिलती है, 16 मतलब 16, किंतु वहाँ नाम क्या है आपको अलग अलग भिन्न प्रकार से देखने को मिलेगा। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापना का युग है, तो ये गुप्ता ने किया था, तो गुप्त होगा 85 का, सी हो जाएगा। नालंदा एक क्या है, तो एक विख्यात बौद्ध आपका पीठ या फिर आपका विश्वविद्यालय था, बौद्ध पीठ एवं आपका विश्वविद्यालय था। यह दक्षिण बिहार में जो है राजगीर के निकट स्थित था। इसके ध्वंसावशेष यानी मतलब जो तहस नहस हुआ था बड़ा गांव ग्राम में दूर तक आज भी बिखरे पड़े हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य तक जो है गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय जो अस्तित्व में आया 5वीं आपका जो है शताब्दी में। सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विद्यालय को दान दिया। उसके अलावा जो है कुमार गुप्त ने, ठीक है, तो याद रखिएगा कुमार गुप्त प्रथम ने। बाद में जो है बुद्ध गुप्त, तथागत गुप्त और बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस बिहार को दान दिया, ठीक है ना। मतलब बहुत सारा धन देते थे ताकि आगे का चीज़ किया जा सके शिक्षा के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, सी हो जाएगा। यह बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उसी के अध्ययन के लिए जो है वो उसी के अध्ययन के लिए जो चीनी यात्री हेनसांग क्या किया था कि भारत आया था। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी, तो ये सैनिकों की सुगमता से आपकी भर्ती होती थी, तो बी हो जाएगा। चलिए डिटेल में देखते हैं। मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन जो है मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। मनसब द्वारा जो है 3 बातें निर्धारित होती थी। पदाधिकारियों की वरीयता क्रम था, वेतनमान था तथा आपका सैनिक उत्तरदायित्व था। उसके अलावा सैनिक उत्तरदायित्व में जो है मनसबदारों को अपने मनसब के अनुसार सैनिकों को जो होता है रखना पड़ता था। इस व्यवस्था से जो है राज्य ने आपका सैनिकों के प्रत्यक्ष भर्ती और रख रखाव के उत्तरदायित्व मनसबदारों पर क्या किया कि डाल दिया, जिसके बदले में क्या होता था कि मनसबदार को नगद या फिर जागीर प्रदान की जाती थी, ठीक है। यहाँ पे कथन और कारण को देख लीजिए। 12वीं शताब्दी के अंत तक जो है नालंदा महाविहार का पतन हो गया, ठीक है। कथन और कारण बोला जा रहा है महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था, तो ये क्या हो जाएगा, तो देख लेते हैं। यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका ए और आर दोनों सही है, लेकिन परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है, बी हो जाएगा। चलिए डिटेल में पढ़ लेते हैं। नालंदा में जो है एक आपका विख्यात बौद्ध पीठ एवं आपका क्या था, तो आपका विश्वविद्यालय था,
ठीक है। यह दक्षिण बिहार में राजगीर, वर्तमान में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में जो है नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 12वीं सदी के अंत तक जो है मुस्लिम आक्रमणों के फलस्वरूप महाविहार का पतन हो गया। बंगाल के 5 शासकों द्वारा जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप जो होता है वो आपका नालंदा का क्या होता है कि आपका महत्व घटने लगा था। ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ, तो ये ईस्वी पूर्व आपका 6ठी शताब्दी में होता है, तो बी हो जाएगा 89 का। आपका देखिए बताया जा रहा है कि प्रथम मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार हुए। ठीक है था, और इनका टाइम पीरियड बिंबिसार की बात करें तो 544 से लेकर के 492 ईस्वी पूर्व था। ठीक है, और मगध उत्कर्ष की बात करें तो ये ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मगध की राजधानी जो है आपको बताना है कौन सी थी, तो ये क्या है, तो चलिए देख लेते हैं। स्टार मार्क दिया हुआ है, तो ये पाटलिपुत्र और गिरिवंश दोनों था। तो अगर यहाँ पे ई रहता ना तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे देखिए ए और सी दोनों सही है। मगध की आरंभिक राजधानी गिरिवंश थी, बाद में उदयन ने पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाया। जो आपका गुप्त काल तक क्या होता है कि मगध की राजधानी बनी रही। मगध साम्राज्य का शासन जो करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में जो है बौद्ध ग्रंथों और पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। ठीक है, पुराणों के अनुसार अगर बात करें तो मगध पर जो है वो आपका शासन करने वाला राजवंश बृहदत्त वंश था। ठीक है, पहला की मैं बात कर रही हूँ, और इस वंश का जो पहला राजा था वो जरासंध था, जिसने आपको गिरिवंश को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है ना। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी थी, तो ई हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि राजगिरी थी ना। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि 92 नंबर प्रश्नों में बौद्ध वंश के बाद जो क्या होता है कि मगध पे किस राजवंश से शासन किया, तो नंद वंश के बाद जो है वो मगध पर किसका आपका राजवंश आता है, तो ये मौर्य का आता है। ठीक है, तो 92 का ए हो जाएगा। चलिए डिटेल में देखते हैं। नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। किसका? नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी, यानी शुंगा के बाद नंद आते हैं। नंद वंश में 9 राजा थे। नाम तो जो है उग्रसेन, जिसे पुराणों में महापद्मनंद कहा जाता है, पंडुक, उसके अलावा पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गो विशानक, 10 सिद्धक, कैवर्त और आपके धन नंद थे। ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है कि नंद वंश में जनता ने से बलपूर्वक धन वसूलने, नंद वंश में जो जनता से बलपूर्वक धन वसूलने, छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता क्या हो गई थी, शासकों के विरुद्ध हो गई। चारों ओर घृणा आपका क्या होता है, असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठा करके जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, आपका चाणक्य ने धन नंद की हत्या कर आपका नंदवंश का अंत कर दिया। इस तरह से ए सही उत्तर होता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या 93 में कि किसके ग्रंथ में जो है नंद वंश का विशिष्ट रूप वर्णन हुआ है, तो वह है आपका विशाख दत्त के लिए, तो सी हो जाएगा। चलिए डिटेल देख लेते हैं। तो विशाख दत्त जो है वो कृत आपका जो है मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में जो है चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को विशल या फिर कुलहीन भी कहा गया है। 18वीं शताब्दी ईस्वी में क्या होता है कि धुंडी राज ने आपका मुद्रा राक्षस पे टीका लिखी। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाख दत्त के नाम से 2 अन्य रचनाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। एक तो देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त की ही है, और आपका जो है वो अभिसारिका वंचितक जो है, वंचितक या फिर अभिसारिका वंधी तक जो है वो आपका अप्राप्त है, ये मिला नहीं है। ठीक है ना, सेकेंड वाला जो है। आगे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था, तो ये घनानंद था, तो 94 का बी हो जाएगा घनानंद। यहाँ पे बताया जा रहा है कि महापद्मनंद के उत्तराधिकारी की संख्या पुराने आपका बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती। इस वंश का अंतिम शासक जो है वो घनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमिज कहा। जेनोफिन उसे जो है बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है, और भद्रशाल उसका सेनापति था। ठीक है ना।
आगे बताया जा रहा है कि पाटलिपुत्रा में जो आपका स्थित चंद्रगुप्त का महल स्थित मतलब मुक्ता बना था, तो स्पेशली ये लकड़ी का बना था। 95 का सी हो जाएगा। पटना में जो है आपका बताया जा रहा है कि पटना के समीप बुलंदी बाग एवं आपका कुम्हरार में की गई मौर्य से आपका खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्राप्त प्रकाश में आए। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय जो है स्पूनर महोदय को है। बुलंदी बाग से आपका नगर के परकोटे के अवशेष और आपका कुम्हरार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अष्टप्रधान का जो है वो गठन किसने किया था, तो ये आपका शिवाजी ने किया था। बी हो जाएगा 86 का, 96 का। डी मतलब डी हो जाएगा, सॉरी मैंने शायद बी बोल दिया। अष्टप्रधान जो होगा शिवाजी, डी हो जाएगा। शिवाजी ने जो है आपका राज्य के प्रशासन के लिए जो है केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी। जिसके अंतर्गत जो है 8 मंत्रियों को नियुक्त किया जाता था। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, उसके अलावा सुमंत, सेनापति, पंडित, राव, न्यायाधीश शामिल थे। ये जो थे शिवाजी के राज प्रशासन में जो है आपका आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। इनका कार्य जो है राजा को परामर्श देना मात्र था। इसे किसी भी अर्थ में जो है मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक मंत्री जो है राजा के प्रति उत्तरदायी था। आगे बताया जा रहा है 97 का कि निम्नलिखित में से किस आपका मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो 97 का बी हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल देख लीजिए। बताया जा रहा है क्या कि मौर्य आपका जो साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वो दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में जो है वो आपका अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक आपका स्थलों में जो है अशोक के अभिलेख आपको प्राप्त हुए साउथ भाग में, किंतु अशोक ने जो है एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। ठीक है, आप याद रखेंगे। आता ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक आपका विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता। ठीक है, जैन एवं आपका तमिल साक्ष्य में भी आपका चंद्रगुप्त मौर्य को दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। ठीक है, तो ये भी देख लिया हमने। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि अभिलेख जिसे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो है पश्चिम भारत पर था, तो रुद्र दामन का जो है जूनागढ़ शिलालेख हो जाएगा। ठीक है, तो सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, डिटेल में देख लेते हैं। देखिए रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख में यह ज्ञात है होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के आपका सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने वहाँ जो है सुदर्शन झील बनवाई थी, और बाद में अशोक के यूनानी गवर्नर तुषासप ने जो है उस जलाशय के साथ बहुत सी आपकी नहरें बनवाई। इस प्रांत को जो है अनार्त या फिर सौराष्ट्र आपका कहा गया है। इसमें जो है पश्चिम भारत पर जो है आपका चंद्रगुप्त के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। ठीक है ना। आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो आपका श्रीलंका वाला नहीं था, तो सी हो जाएगा, और बाकी सभी थे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार जो है चोल, पांड्य, सत्तीय पुत्र, केरल पुत्र, ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका को छोड़ करके सर्वत्र था। ठीक है, क्योंकि इन राज्यों को प्रत्यंत या फिर सीमावर्ती राज्य कहा गया है। ठीक है ना। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, तो स्पेशली पाटलिपुत्रा में किया जाता है, तो 100 का बी हो जाएगा। बताया जा रहा है कि सीली अनुसूतियों, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्रा में मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया। 101 बताया जा रहा है कि अशोक के शिलालेख में आपका प्रयुक्त भाषा तो प्राकृत है, तो बी होगा। 101 का बी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही प्राप्त होता है। उसके अभिलेखों के विभाजन जो 3 वर्गों में किया जा सकता है। शिलालेख हो गया, स्तंभ लेख हो गया, गुहा लेख हो गया। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का क्या होता है कि एक समूह है जो 8 भिन्न स्थानों पे आपको प्राप्त हुए। ठीक है, क्या तो शिलालेख।
ये स्थान आपका जो है सहबाजगरी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, उसके अलावा धौली, जौगढ़, एरीगुड़ी, शौपारा है। ठीक है। अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में, केवल 2 आपके अभिलेख जो हैं वो अभिलेख जो है सहबाजगरी और मानसेहरा जो है आपका, तो क्या है ये ब्राह्मी ना होकर के खरोष्टी में, तो ये सहबाजगरी और मानसेहरा जो है वो खरोष्टी हो जाएगा। ठीक है ना। तक्षशिला में जो है अरामाइक लिपि में लिखा गया एक आपका भग्न अभिलेख जो है शरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरामाइक लिपि में लिखा गया है। द्विभाषीय यूनानी और सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लगमान नामक स्थान से अरामाइक आपका लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। ठीक है। तो ये हमने देख लिया। 102 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाएं मतलब राइट टू लेफ्ट यानी दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती है, तो ये खरोष्टी है, तो सी हो जाएगा। और 2 जगह से खरोष्टी लिपि मिली भी है आपकी अशोक से रिलेटेड, मानसेरा और सहबाजगढ़ी। ठीक है। तो देखिए बताया जा रहा है कि प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे जो है पढ़ने का श्री मैसन, प्रिंसेप, नॉरिस, लेसन, कनिंगम आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः जो है उत्तर पश्चिम भारत की लिपि है, उत्तर पश्चिम भारत की लिपि है। अशोक के धम्म का जो मूल जो संदेश क्या है, तो ये सभी है। बड़ों के प्रति वफादारी, शांति और अहिंसा है। धार्मिक सहनशीलता, बड़ों का सम्मान है, तो ई हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अशोक का धम्म यानी धर्म एक आपका नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेखों के माध्यम से संदेश देता है। अपाशीनवे बहुकयाने दयादाने सच्चे सोचियो माधवे साधवे च, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना जो है, इस प्रकार जो है वो आपका बताया जा रहा है कि अशोक के धम्म के मूल संदेश में शांति, अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता निहित है। अतः ई यहाँ पे विकल्प हो जाएगा सही उत्तर। 104 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो ये भाबरू हो जाएगा। भाबरू यानी बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने जो है स्वयं को मगध का सम्राट बताया। प्रियदर्शी लाजा मागध संघ अभिवादेनु देतून आह अपाबा धंत च, यही जो है आपका पूरा लाइन लिखा हुआ है। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी आपका प्रमाणित करता है। आगे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें अपने शिलालेखों में जो है अशोक समानता किस नाम से जाने जाते हैं, तो प्रियदर्शी नाम से जाने जाते हैं। 105 का भी हो जाएगा। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय अथवा आपका देखने में सुंदर, देवनाम प्रियदर्शी तथा राजाओं आदि की उपाधि से आपका संबोधित किया गया है। ठीक है। राजा आदि से। पुराणों में उसे अशोकवर्धन कहा गया है, तो ये पूछता भी है पुराणों में अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक के अभिलेखों में जो है वो पहली बार इनके द्वारा पढ़ा गया, तो ये क्या हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा, ए हो जाएगा। 106 का अशोक के अभिलेखों को पहली बार जो है पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को है। इन्होंने 1837 में अशोक के आपके दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। आगे बताया जा रहा है 107 नंबर प्रश्नों में कौटिल्य के महाशास्त्र में ये जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया, स्पेशली आपका राजनीतिक नीति पे डाला गया है, तो राजनीतिक नीतियाँ पे डाला गया कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल की बहुत सी बातों का क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः जो है वो आपका ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु आपका राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ठीक है। कौटिल्य की जो है आपकी पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है, तो यहाँ पे ई हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौटिल्य यानी चाणक्य जिसका नाम था द्वारा मौर्य काल में जो है रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के मंडल सिद्धांत जो विदेश नीति की व्याख्या करते हैं, इसके अलावा जो है उसके सप्तांग सिद्धांत
जो है वो राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं आपका कृषि, शिल्प एवं आपका व्यापार व्यवस्था की भी आपकी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। आगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है आपका कौन सा जो है वो मंदिर कांचीपुरम में स्थित है। तो एकाम्बरेश्वर रार मंदिर जो है ये आपका कांचीपुरम में स्थित है। एकाम्बरेश्वर रार मंदिर आपका 109 का डी हो जाएगा। देखिए, एकाम्बरेश्वर मंदिर जो कांचीपुरम में स्थित है, यह मंदिर देवादिदेव महादेव को समर्पित है और इसका निर्माण पल्लवों द्वारा आपका करवाया गया। तो कांचीपुरम का एकाम्बरेश्वर मंदिर पल्लवों द्वारा बनवाया गया है। उल्लेखनीय है कि यह मंदिर हजारों साल पुराना है। इसकी वर्तमान संरचना पुनर्निर्माण 600 ईस्वी पूर्व में पल्लवों द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि 110 नंबर प्रश्नों में कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका आपका स्थित है। तो स्थल स्थित है, तो ये आपका स्पेशली मध्य प्रदेश में भीमबेटका बताया जा रहा है। क्या है कि अगर बात करें आपका मध्यकालीन पाषाणकालीन जो है मध्य पाषाणकालीन प्रागैतिहासिक स्थल जो है आपका क्या है, तो भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसीना जिले में स्थित है। भीमबेटका की गुफा से प्रागैतिहासिक चित्रकला के सैकड़ों नमूने मिले हैं। यहाँ के आपके शैल चित्र के प्रमुख विषय जो है वो सामूहिक नृत्य है, रेखांकित मानवाकृति है, शिकार है, उसके अलावा पशु पक्षी युद्ध है, उसके अलावा आपका प्राचीन मानव के जीवन के आपका दैनिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं। आगे बताया जा रहा है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभक्त किया। तो टोटल 7 श्रेणियों में मेगास्थनीज ने विभक्त किया था, तो 11 का डी हो जाएगा। मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को जो है वो 7 श्रेणियों में विभक्त किया। पहला जो है दार्शनिक है, दूसरा आपका कृषक है, तीसरा पशुपालक है, चौथा जो है कारीगर है, योद्धा है, निरीक्षक है, सभासद है। ठीक है, मेगास्थनीज भारतीय समाज में आपका दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो आपका अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही जो है भिन्न पेशा ही कर सकता था। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख है। तो किसमें उल्लेख है, तो आपका इंडिका में हो जाएगा। तो आपका 12 का क्या होगा, 112 का, तो डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 112 नंबर प्रश्न में देखिए तो बताया जा रहा है क्या कि आपका मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में है और क्या है, तो मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं 113 को। बताया जा रहा है क्या कि इतिहास के प्राचीन और मध्यकालीन काल के राजाओं और आपका उनके द्वारा लिखी गई जो रचनाओं का सही मिलान किस युग में किया गया है। तो ये जो है महेंद्र वर्मन है आपका क्या है, तो आपका क्या है, तो मत विलास प्रहसन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा और सब गलत है। देख लीजिए, बताया जा रहा है कि मत विलास प्रहसन चंद्रगुप्त फर्स्ट का है, अमुक्त माल्य जो है कृष्णदेव का है, समराग सूत्रधार जो है राजा भोज जी का है और मानसोल्लास जो है सोमेश्वर थर्ड का है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखी थी, तो अज्ञात हो जाएगा, ई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस है। ठीक है, यानी मैन्युस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट है। यह रोम जो है मिस्र की बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक नाम आपका व्यक्ति ने लिखा। इसने जो है भारत से आयात और निर्यात की जाने वाले वस्तुओं का भी उल्लेख किया है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है 115 नंबर प्रश्नों में कि वह व्यक्ति जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो इंडिका हो जाएगा। तो आपका इंडिका हो जाएगा सी। पाटलिपुत्रा जो है नगर का प्रशासन मेगास्थनीज की इंडिका में प्राप्त होता है। मेगास्थनीज ने जो है वह पाटलिपुत्रा के नगर परिषद की क्या की थी, तो 5-5 सदस्यों वाली आपका 6 समितियां का उल्लेख किया। यह नगर के पदाधिकारियों को जो है स्टीनोमाइक
कहता है, ठीक है। यह नगद के पदाधिकारी को स्टीनोमाई कहता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पाटलिपुत्रा को किस शासक ने आपका सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी, तो स्पेशली चंद्रगुप्त मौर्य जी थे, तो 116 का ए हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा और सोन नदी के संगम पे हर एक वंशीय शासक उदयन ने की थी। अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्रा स्थानांतरित की थी, और किंतु विकल्प में उदयन नहीं है, और आपका चंद्रगुप्त मौर्य सही उत्तर है, ठीक है। 117 नंबर प्रश्नों में देखिए तो बताया जा रहा है कि इनमें से किसने जो सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया, तो भीम कटफिसस है, तो 117 का क्या हो जाएगा, सी भीम कटफिसस। देख लेते हैं डिटेल से। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय महाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। कुषाण शासक भीम कटफिसस को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय प्राप्त है। कला की आपका 118 नंबर प्रश्न में कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली, तो कुषाणों के समय में गंधार फैलती है, तो ए हो जाएगा। डिटेल देख लीजिए। कुषाण शासक जो थे वो कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, एक गंधार और दूसरा मथुरा शैली। इससे दोनों को जो है कनिष्क की ओर से आपका पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया। गंधार कला जो है आपका यूनानी कला से प्रभावित है। आगे बताया जा रहा है कि आपका 119 में कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति आपका कश्मीर में आपका आयोजित किया था, तो ये कौन था, कनिष्का था, तो ये चौथा वाला कनिष्क हो जाएगा। डिटेल देख लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता जो है आपका स्पेशली जो है वो आपका वसुमित्र ने की थी, तथा आपका अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने। इस सभा में जो है आपका महासंधिकों का क्या था, इस महासभा में महासांधिकों का वर्चस्व था। यहाँ जो है वो बौद्ध धर्म के कठिन अंशों का सम्यक विचार किया गया। आपका पिटक पर भाष्य लिखकर के प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्होंने विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में क्या किया, विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित किया गया, ठीक है। इसी समय जो है बौद्ध धर्म में जो हीन और आपका महायान दो आपका स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गए थे, ठीक है। प्रघोत कहाँ का राजा था, तो प्रघोत जो राजा थे वो अवंती के थे, तो 120 का डी हो जाएगा। बुद्ध के समय में जो है अवंती का राजा जो था वो चंद्रप्रघोत था। उसकी पुत्री वारण आपका वक्ता से जो है वत्स नरेश उदयन ने विवाह किया था। उसकी पुत्री वारण वक्ता से वत्स नरेश उदयन ने विवाह किया था, जिसका उल्लेख जो है भाष्य रचित आपका जो है भाष्य रचित स्वप्न रत्न आपका स्वप्नवास वदत्ता नामक नाटक में है, ठीक है। भाष्य रचित है, ठीक है। और ये जो है आपका एक नाटक है। आधुनिक मालवा में ही आपका प्राचीन काल का क्या है, अवंती है। मालवा जो है वो अवंती पहले जाना जाता था। इसमें के जिसके दो भाग थे। उत्तर अवंती की राजधानी क्या थी, उज्जैनी थी, और दक्षिण अवंती की राजधानी महेशमती थी। तो ये पूछा जाता है, याद रख लीजिएगा। आगे बताया जा रहा है कि हून राजा तोरमान किस औलिकर राजा द्वारा पराजित हुआ था, तो हून राजा तोरमान किस औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था, तो ये आपका प्रकाश वर्मन के द्वारा पराजित किया जाता है, बी हो जाएगा। देख लीजिए डिटेल में बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें हून राजा तोरमान औलिकर राजा जो है वो प्रकाश वर्धन द्वारा पराजित किया गया था। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद हूनों ने गंगा नदी पर पुनः आक्रमण किया। इस दूसरे हून आक्रमण का नेता जो था वह तोरमान था, और मध्य भारत के एरन नामक स्थान से वराह प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका लेख मिलता है। कौशाम्बी से तोरमान की दो आपकी मोहरें मिली हैं। तोरमान ने अपने पुत्र मिहिलकुर को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो ये स्पेशली कराते हैं राजा राज प्रथम, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर राजा राज प्रथम हो जाएगा, पहला हो जाएगा ए।
बृहदेश्वर मंदिर जो आपका तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित एक हिंदू मंदिर है, जो आपका 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। आपका मंदिर का निर्माण जो है वो 1003 से लेकर के 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक राजराज प्रथम चोल ने करवाया था। इनके नाम पर उसे राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। बृहदेश्वर मंदिर को आपका राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण जो है द्रविड़ शैली में किया गया है। 123 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित अभिलेखों में जो है किसमें जो है विधवा दहन का उदाहरण है। तो विधवा दहन का उदाहरण है तो भानुगुप्त का एरन अभिलेख हो जाएगा, तो आपका सी हो जाएगा। देख सकते हैं आपका 123 का सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि भानुगुप्त के एरन अभिलेख में विधवा दहन यानी अर्थात सती का उदाहरण मिलता है। इस अभिलेख में किसी भोजराज नामक सेनापति की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। यह उल्लेख 510 ईस्वी का है और एरन जो कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में विदिशा के निकट आपका बेतवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने आपका भारत पर राज किया। तो ये कर्ण वंश था। शुंग वंश के बाद सी हो जाएगा। शुंग वंश का अंतिम शासक राजा देवभूति अपने अमात्य वसुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मारा गया। ठीक है, तो आपका वसुदेव के द्वारा जो है वो मारा जाता है। ठीक है, देवभूति, और शुंग वंश का देवभूति लास्ट रूलर रहता है। ठीक है, वसुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वो कन्नव यानी कन्वायन नाम से जाना जाता है। शुंगों के समान यह भी आपका ब्राह्मण वंशी था जो कन्न वंश था। ठीक है ना, आगे बताया जा रहा है, देखते हैं राजा जो खारवेल का नाम जुड़ा है तो किससे। तो स्पेशली ये हाथी गुफा लेख से जुड़ा हो, सी हो जाएगा। कलिंग का जो आपका चेदी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित आपका उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा से इसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। आगे बताया जा रहा है कि किस 126 नंबर प्रश्न में किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी। ठीक है, तो ये कौन था। तो आपका ये आपके चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएंगे। सी हो गया, जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। देखिए बताया जा रहा है कि समुद्रगुप्त के बाद उसका बेटा रामगुप्त शासक बनता है, लेकिन शकों के आक्रमण का सक्षम विरोध न करने के कारण उसके भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या करके उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया एवं शकों के विरुद्ध विजय प्राप्त की। ठीक है, शकों के विरुद्ध विजय प्राप्त की कौन, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की आपकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो गुप्त काल की 127 का ये हो जाएगा। गुप्त काल में जो है नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए और संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहरें पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थी उनमें से आपके अधिकांश को गुप्त युग में या तो त्याग दिया गया या वहाँ के आवास में आपका पर्याप्त विघटन हुआ। तब आपका बताया जा रहा है कि पाटलिपुत्र जैसा महत्वपूर्ण नगर हिंसा के आगमन तक एक गांव बन गया था। मथुरा जैसा आपका महत्वपूर्ण नगर एवं आपका कुम्हरार, सोनपुर, उसके अलावा सोहगौरा और उत्तर प्रदेश के गंगा नदी के अनेक जो है वो महत्वपूर्ण केंद्र हास्य के ही आपके प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, यानी हास्य हो चुका था। आगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में जो है उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। उत्तर भारतीय व्यापार के लिए जो है गुप्त काल में कौन सा यूज़ किया जाता था। तो यहाँ पे ई दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सा डिटेल में बताया जा रहा है कि गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिपि जो है वो आपका प्रमुख बंदरगाह था। यहाँ से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है, दक्षिण पूर्व याद रख लीजिएगा इधर। ठीक है ना, ये इंडिया का मैप है। चाइना, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह जो है मृगु कच्छ यानी भड़ोच था। यहाँ से क्या होता है कि पश्चिमी देशों के साथ जो है समुद्री व्यापार होता था।
इसके अलावा कल्याण और कैम्बे से भी आपका उत्तर भारतीय व्यापार होता था। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारा हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है ना, तो ये हमने देख लिया। कल्याण, कल्याण, उसके अलावा क्या है तो आपका क्रैम्बे भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।